साथियों नमस्ते। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज के इस वीडियो में जो दूसरा वीडियो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आदिकाल के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं। और इसका जो पहला वीडियो मैंने डाला था उसमें आदिकाल के नामकरण के बारे में और अलग अलग विद्वानों के द्वारा आदिकाल का जो विभाजन किया गया है, शुक्ल जी मिश्र बंधुओं के बारे में, उसके बारे में पढ़ा था। तो उससे आगे ये वीडियो है, यानी उससे आगे की सामग्री के बारे में इस वीडियो में अध्ययन किया गया है, चर्चा करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए हुए बेल का आइकन को दबा करके प्रेस करके, और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जो भी हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड या स्कूल लेक्चरर, जो काफ़ी प्रबल संभावना है अभी आगे भर्ती आने की स्कूल लेक्चरर की, क्योंकि चुनावी साल है। तो चुनावी वर्ष में स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड सभी की भर्तियां आने की संभावना है, विशेष तौर से स्कूल लेक्चरर की, स्कूल व्याख्याता की। तो जो भी भाई बंधु स्कूल व्याख्याता हिंदी से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत कारगर सिद्ध होंगे। और इसमें नोट्स के रूप में आपको सामग्री में उपलब्ध करवा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। एक एक चीज़ आपको पूरे जो 4 काल हैं या हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो पूरा समझ में आ जाएगा। 180 नंबर क्या होता है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो मित्रों, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, जिससे आप वहाँ से पूरी PDF ले सकते हैं और PDF को शेप पर सुरक्षित रख करके उसको भी पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और कुछ समझ में नहीं आए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं उसी से जहाँ पर मैंने प्रथम वीडियो में जिस जगह पर 65 पॉइंट तक हमने अध्ययन किया था, आज पॉइंट संख्या 66 से शुरू करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से PDF जो नोट्स के रूप में मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में समझाया है, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें आप। तो प्रेरणादायक पंक्तियाँ मैंने आपके लिए यहाँ लिखी है कुछ। किश्ती हदें तूफान से निकल सकती है, किश्ती हदें तूफान से निकल सकती है, बात बिगड़ी हुई फिर से बन सकती है, बात बिगड़ी हुई फिर से बन सकती है, मत हार आगे बढ़ ओ मुसाफिर, तकदीर किसी रोज़ भी बदल सकती है, तकदीर किसी रोज़ भी बदल सकती है। तो मित्रों, अनवरत रूप से आपको आगे चलते रहना है, और जो लक्ष्य आपने उद्देश्य निर्धारित कर रखा है उसको जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाए तब तक उसी प्रकार से संघर्षरत रहना है। तो एक दिन ज़रूर आपको अपनी मंजिल प्राप्त होगी। अब हम देखो आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आगे प्रश्न है वो है कि हिंदी साहित्य इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया? तो आरंभ शुक्ल जी ने किया था। उसके बाद में देखो आगे वाला जो प्रश्न है वो है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने भाग में विमर्श में आधुनिक काल को क्या नाम दिया? तो प्रेम काल का है उन्होंने। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा प्रकार का ग्रंथ है? तो ये व्याख्यान ग्रंथ है। आदिकाल, आदिकाल की भूमिका और उद्भव और विकास, ये 3 ग्रंथ उन्होंने लिखे थे। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, तो ये भी आपको मैंने बताया, दर्शन से नलिन, नए से नलिन दर्शन विलोचन शर्मा का ग्रंथ है। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? तो यह डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है। तो इस प्रकार ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर आदिकाल के नामकरण विषयक विभिन्न मत, अलग अलग विद्वानों के मत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स के रूप में प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पहला है पॉइंट कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। क्यों कहा? क्योंकि उनके इतिहास लेखन के समय आदिकाल से संबंधित जो भी साहित्यिक सामग्री प्रकाश में आई थी उसमें वीर गाथात्मक प्रवृत्तियाँ थी, चारण साहित्य था, और उसी का प्राधान्य होने की वजह से उन्होंने ये नाम वीर गाथा नाम दिया था। तो इसी प्रकार से प्रश्न भी आ सकता है। अगला बिंदु है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि शुक्ल जी ने जिस प्रवृत्तिगत आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था वह चिंतनीय है, क्योंकि उस युग में वीर कवियों की या वीर काव्यों की प्रवृत्ति प्रमुख विशेषता प्रवृत्ति प्रमुख न रहकर उस काल का गौण विषय बन गई, जिसके कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल कहना उचित समझा।
तो यहाँ पर आचार्य शुक्ल जी ने जो वीर गाथा का नाम दिया उसका आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी ने आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि वो गौण विषय था या गौण विषय बन के रह गया। कारण ये था कि उस समय इतनी प्रवृत्तियाँ, वीर काव्यों की प्रवृत्तियाँ प्रमुख नहीं थी। इस वजह से उन्होंने उसको वीर गाथा काल नाम नहीं दे करके आदिकाल नाम ही दिया, जबकि शुक्ल जी ने दोहरा नामकरण रखा था, आदिकाल और वीर गाथा काल। राम कुमार वर्मा क्या कह रहे हैं कि इस काल की कृतियों में यानी रचनाओं में चारण कवियों का बाहुल्य था और उसे चारण काल का है। यानी उन्होंने चारण कवियों के बाहुल्य को पा करके उसे चारण काल और संधि काल ये नाम दिए थे उन्होंने। अगला बिंदु है महापंडित राहुल शांकरत्यायन ने अपनी विचारधारा के अनुसार उसमें सिद्धों और सामंतों का वर्चस्व ढूंढकर उसे सिद्ध सामंत युग की संज्ञा दी। तो इन्होंने सिद्ध सामंत नाम दे दिया। उन्होंने कहा उस समय सिद्ध और सामंतों का प्राबल्य था या जो है वो आधिपत्य था, तो सिद्ध सामंत युग की संज्ञा दी शांकरत्यायन ने। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देने वाले विद्वान, तो ये तो हमने पढ़ लिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का नाम देना महापंडित राहुल शांकरत्यायन। मिश्र बंधु ने अपने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में जो 1913 और 1930 3 भाग और चौथा भाग हिंदी में साहित्य के प्रथम काल को आरंभी काल या राष्ट्रकाल नाम दिया था। तो ये आप ध्यान रखें, आरंभी काल या राष्ट्रकाल। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? अपभ्रंश काल का इन्होंने, तो इसको भी आप ध्यान रखें। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप प्रथम बार चैनल से जुड़े हैं तो बेल आइकन दबा करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं। हिंदी साहित्य का आपका सपोर्ट और समर्थन में इसी तरह से मिलता रहेगा, तो मैं आपके लिए इसी तरीके से नए नए वीडियो साहित्य और इतिहास हिंदी से संबंधित लेके आता रहूँगा। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को सर्वाधिक उपयुक्त नाम आदिकाल किसने दिया? तो ये हरिप्रसाद द्विवेदी ने दिया था। उन्होंने शुक्ल जी की आलोचना भी की थी वीर गाथा काल नाम देने पर, कि उस समय इतना उसकी प्रवृत्ति प्रमुख नहीं थी वीर गाथा की, वीर गाथा काव्य। आचार्य शुक्ल ने कितनी रचनाओं के आधार पर प्रथम काल को वीर गाथा काल नाम दिया? तो ये ध्यान रखें, 12 रचनाओं के आधार पर आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया। आदिकाल का 1050 से 1300 तक उन्होंने ये जो है 1375 तक उन्होंने ये बताया था, तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला बिंदु है रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से 2 भाग है? संधि काल और चारण काल। ये आप ध्यान रखें, 750 से 1000 और चारण काल को 1000 से 1375 तक उन्होंने रखा था। उसके बाद में फिर भक्ति रीति और आधुनिक काल। पृथ्वीराज राष्ट्रों का सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ माता प्रसाद गुप्त द्वारा निर्धारित पृथ्वीराज रासव है। पृथ्वीराज रासव है, तो ये आप इसको भी देखें। राष्ट्रों का ये परंपरा की सबसे श्रेष्ठ रचना है पृथ्वीराज रासव। तो ये जितने भी पॉइंट हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स मेरे द्वारा यहाँ पर बनाए गए हैं, जो आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूँ। इसलिए प्लीज़ आप अधिक से अधिक सदस्यों को, मित्रों को जोड़ें और सपोर्ट करें। मुक्तक शैली के 2 प्रमुख रासव ग्रंथ हैं, विशलदेव रासव और परमाल रासव। तो मुक्त शैली के रूप में ये 2 लिखे गए शैलियाँ होती है, गीत शैली, रासव से मुक्तक शैली, विशलदेव रासव और परमाल रासव। आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल का कहा जाता है, पहला प्रबंध काव्य है, तो यह है खुमान रासव। खुमान रासव इसका पहला प्रबंध काव्य है। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, पृथ्वीराज रासव को माना जाता है। जन भाषा में रचना करने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो। मैथिली कोकिल के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कौन है? विद्यापति है। जन्मभूमि बिहार है और इन्हें हिंदी का जयदेव भी कहा जाता है। तो एक ही पॉइंट में 3-4 प्रश्न आप पर बन रहा है। मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है, सिद्ध साहित्य अपभ्रंश प्रभावित है। तो आगे हम और भी पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, राष्ट्र साहित्य, लौकिक साहित्य, सब कुछ है वो आदिकाल के अंतर्गत इसका वर्णन करेंगे। एक एक बिंदु के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। बस आप वीडियो से, चैनल से जुड़े रहें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और अनवरत रूप से लगातार मेहनत करते रहें। नाथ साहित्य, भरतेश्वर, बाहुबली रास, अमीर रासव, वर्ण रत्नाकर, राहुल वेल और सर्वाकाचार व
उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण, ये रचना है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है सभी। अपभ्रंश साहित्य की दो प्रसिद्ध रचना है, तो पौमचर्य जो स्वयंभू की रचना है, और संदेश राशक ये अब्दुल रहमान की रचना है, जो अपभ्रंश साहित्य की प्रसिद्ध रचना है। सिद्धों व नाथों के द्वारा अपभ्रंश में रचित समस्त रचनाओं को हिंदी में स्वीकार करने वाले विद्वान हैं, तो सिद्धों नाथों के द्वारा अपभ्रंश में राहुल शंकरत्यायन इनकी रचना है। राउरवेल गद्य पद्य मिश्रित रचना है, श्रीलंकित रचना है ये, गद्य पद्य मिश्रित रचना है, तो इसको भी आप इस तरह से याद कर लें। अगला बिंदु है खाली जगह है, को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है, तो चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज राष्ट्र को शुक्ल जी ने प्रथम हिंदी का महाकाव्य माना मित्रों। इसके अलावा आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज राष्ट्र को प्रमाणिक नहीं माना है, इन्होंने प्रमाणिक नहीं माना इसको। इसके अलावा हिंदी के प्रथम कवियों के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, जो आपको बताया सरपा राहुल शंकरत्यायन के, नगेंद्र ने भी माना, स्वयंभू राम कुमार वर्मा के हैं। खाली जगह हठ योग साधना में पारंगत थे, सिद्ध हठ योग साधना में पारंगत थे। 84 सिद्धों में सर्वोच्च माने जाते हैं लुईपा सर्वोच्च माने जाते हैं। सिद्ध कवि शरपाद की दो प्रसिद्ध रचना है, तो शरपाद की दो रचना है, चर्यापाद और दोवाकोश। चर्यापाद और दोवाकोश ये शरपाद की है। सिद्धों ने काम सुख को सर्वोच्च माना है, काम सुख को सर्वोच्च माना है, सेक्सुअल भावना को। जैन काव्य का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप है रास जैन काव्य का प्रमुख माना जाता है। शालिभद्र सूरी की प्रसिद्ध रचना भर्तवेश्वर बाहुबली रास, तो रे से सूरी से भर्तवेश्वर बाहुबली रास सूरी, इस प्रकार याद रखना आपको। जैन साहित्य की दो प्रमाणिक रचनाएं हैं, सुमति मणि की नेमिनाथ रास और आशुगु कवि की है चंदनबाला रास, तो आशुगु कवि की आशुगु चंदनबाला रास, सुमति गणी की है वो नेमिनाथ रास। नाथपंथी साहित्य में गोरखनाथ का साहित्य सर्वाधिक मिलता है। गोरखनाथ ने शिव तत्व को प्रतिष्ठित प्रसिद्ध करके योग मार्ग को नया रूप दिया था, तो ये आप इस प्रकार इसको भी है वो याद रखें। फिर देखो आगे है पूर्ववर्ती सिद्ध साहित्य और परवर्ती। पूर्ववर्ती पहले के, परवर्ती आगे के निर्गुण उपासक संत का साहित्य के बीच की कड़ी है नाथ साहित्य, तो पूर्ववर्ती परवर्ती के बीच में कड़ी के रूप में नाथ साहित्य को माना जाता है। नाथपंथी साहित्य में मूर्ति पूजा और बहुदेव आदि का कोई उल्लेख नहीं है, ये भी है आदिकाल के अंतर्गत। प्रसिद्ध अपभ्रंश रचना संदेश राशक के रचयिता है अब्दुल रहमान, संदेश राशक अब्दुल रहमान, राशक रहमान, ये इस प्रकार ट्रिक से इसको याद करें। अब्दुल रहमान। ढोला मारुदुआ के रचयिता है कवि कुशललाभ, संत सन 1425 में जन्मे मैथिल कोकिल विद्यापति मिथिला के राजा शिवसिंह के दरबारी कवि थे, शिवसिंह के अभिन्न मित्र भी थे, तो ये राजा का नाम ध्यान रखना है। विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्तिपता दो प्रसिद्ध रचना है। रोड़ा नामक कवि की जय गद्य पद्य मिश्रित रचना है राउरवेल, श्रीलंकित कवि ये, तो ये इसको याद रखें। मैथिल कवि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर वर्ण रत्नाकर, तो ये इस प्रकार इसको याद रखना है। आदिकाल का सबसे श्रेष्ठ प्रबंध काव्य पृथ्वीराज राष्ट्र है, तो सबसे श्रेष्ठ वीर गीत के रूप में जो रचना है वो विशल देव राष्ट्र है, ये ध्यान रखें। आदिकालीन साहित्य 3 रूपों में रचा गया है, राजाश्रित, धर्माश्रित और लोकाश्रित। लौकिक साहित्य की रचना करने वाले 2 प्रमुख कवि थे अब्दुल रहमान और अमीर खुसरो। खाली जगह ने सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति के रूप में आदिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां यानी विशेषताओं का उल्लेख किया है। महापंडित राहुल शंकरत्यायन ने सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति के रूप में किया है। मैथिल कोकिल विद्यापति का जन्म विक्रम संवत 1425 में बिहार के दरभंगा जिले के विस्पी गांव हुआ था। ये तिरहुत महाराजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे, अभी हम ऊपर भी पढ़ा था। तो इस नोट्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो रहे हैं, तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। हिंदी साहित्य में विद्यापति के अक्षुण कीर्ति का ग्रंथ कौन सा है, तो 3 ग्रंथ है, पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। खाली जगह आदिकालीन साहित्य को अंतर विरोधों का साहित्य कहा है, तो अंतर विरोधों का साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, जिन्हें शुक्ल जी की वीर गाथा का नाम हुआ।
विरोध भी किया। संत वरदाई का पृथ्वीराज राष्ट्र कितने सर्गों में है? तो 69 69 सर्गों में लिखा गया। सर्गों या समय भी कहते हैं। जैसे आदिकाल को 2 खंडों में, चरण और संधि काल में राम कुमार वर्मा ने विभाजित किया है। विश्वनाथ प्रसाद ने आदिकाल को वीर काल का, ये ध्यान रखें आप, इन्होंने वीर काल का है। मित्रों, हिंदी साहित्य के प्रथम काल का सर्वसम्मत नाम आदिकाल किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। 1050 से हिंदी साहित्य का आदिकाल का आरंभ मानने वाला विद्वान रामचंद्र शुक्ल। राज्याश्रित, धर्माश्रित, लोकाश्रित तीनों रूपों में रचित साहित्य है आदिकालीन साहित्य। उसके बाद में देखो आगे सबसे प्राचीन राष्ट्र ग्रंथ है तो यह खुमान राष्ट्र जो 9वीं शताब्दी में लिखा गया था। हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वाधिक विवादास्पद ग्रंथ रहा है पृथ्वीराज राष्ट्र, जिसमें कई विद्वानों के अलग अलग है, कुछ प्रमाणिक, कुछ अर्ध प्रमाणिक, इस प्रकार अलग अलग है, और कुछ बिल्कुल भी प्रमाणिक नहीं मानते हैं। पृथ्वीराज राष्ट्र को प्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल टोड, मोतीलाल मीनारिया और सुनीति कुमार चटर्जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसके बाद में आगे वाले बिंदु में पढ़ेंगे 57 में अर्ध प्रमाणिक मानने वाले और प्रमाणिक नहीं मानने वाले। तो तब तक के लिए वेट एंड वॉच, इंतजार करिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।